दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी है लाओचुआन के 4 मेजर फैमिलीज के हेड फू यानिंग और बिंगतियान सिटी के रिचेस्ट मैन की बेटी लिन शू की कहानी, जिसमें दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे की आइडेंटिटी से अनजान होते हैं और शादी कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत एक होटल से होती है, जहां गु यानिंग, जो लाओचुआन सिटी की टॉप 5 फैमिलीज में से टॉप 1 फैमिली से बिलोंग करते थे, वो बॉडीगार्ड के कपड़ों में होटल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उनके असिस्टेंट लान और बाकी के उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें रुकने को कहते हैं और कहते हैं, मिस्टर फू यानिंग रुकिए। इस पर फू यानिंग पूछते हैं, कौन? तो असिस्टेंट लान कहता है, कोई बॉडीगार्ड इतनी महंगी वॉच नहीं पहनता, हमने आपको पहचान लिया है। इसके बाद असिस्टेंट लान और बाकी बॉडीगार्ड्स उनके पास आते हैं और लान कहता है, आपको दादी माँ ने ब्लाइंड डेट के लिए जाने को कहा था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तुरंत चलिए। इस पर फू यानिंग मुस्कुराकर कहते हैं, दादी माँ से कह दो आज मैं उनकी डॉटर इन लॉ जरूर ढूंढ लूंगा। इतना कहकर फू यानिंग बाहर की ओर ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई आ रहा हो। असिस्टेंट लैन और बॉडीगार्ड्स भी उसी दिशा में देखते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर फू यानिंग वहां से भाग जाते हैं। उनके पीछे पीछे असिस्टेंट लैन और बाकी बॉडीगार्ड्स भी भागते हैं। तभी कहानी में एंट्री होती है लिन शू की, जो बिंगतियान के सबसे रिच आदमी की बेटी होती है, लेकिन लाओचुआन में अपनी आइडेंटिटी छुपाकर पिछले 3 सालों से रह रही होती है। वो एक डिलीवरी वुमेन बन गई थी ताकि अपने बॉयफ्रेंड के बिजनेस को सेटअप करने में मदद कर सके। फू यानिंग भाग रहे होते हैं, तभी लिनशू उन्हें अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, यहाँ आइए, मैं चिप्स लेने आई हूँ, और वो उन्हें अपनी ड्रेस के नीचे छिपा लेती है। तभी असिस्टेंट लैन और बॉडीगार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं और लिनशू से पूछते हैं, क्यूट लेडी, क्या आपने यहाँ से किसी हैंडसम लड़की को जाते देखा है? तो लिनशू मासूमियत से कहती है, नहीं देखा। ये सुनकर असिस्टेंट लैन अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फू यानिंग बाहर आते हैं और कहते हैं, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। इससे पहले कि फू यानिंग कुछ और बोल पाते, लिनशू कहती है, तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए, तुम दिखने में अच्छे हो, ये लो 200 युआन और यहाँ से चले जाओ। अगर कुछ और हेल्प चाहिए होगी तो बताना, फिलहाल मुझे मेरी एंगेजमेंट के लिए जाना है, आज मेरी एंगेजमेंट है। इतना बोलकर लिनशू वहाँ से चली जाती है। फू यानिंग उसके दिए पैसों को ऐसे देखता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिनशू अपने असिस्टेंट ले जेंगियान को कॉल करती है और कहती है, आज मेरी सगाई ली केटिंग से हो जाएगी, तो तुम 100 बिलियन का ऑर्डर तैयार रखना, ये मेरी तरफ से ली केटिंग के लिए गिफ्ट है। इससे ली केटिंग लाओचुआन की टॉप 5 फैमिलीज में आ जाएगा और फिर पापा भी इस शादी के लिए मना नहीं कर सकेंगे। इसके बाद लिनशू एंगेजमेंट हॉल में एंट्री करती है और बाहर लगे पोस्टर को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस पोस्टर में लिनशू की जगह किसी और लड़की का नाम लिखा होता है। वो अंदर जाती है और लू किटिंग से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे एंगेजमेंट करने वाले थे, फिर ये सब क्या है? तभी चेलिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है लू किटिंग तुमसे प्यार करता है? नहीं, वो मुझसे प्यार करता है और पिछले 3 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं। लिनशू कहती है, 3 सालों से अगर तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो फिर ये सब मुझे दिखावा क्यों कर रहे थे? तभी लू केटिंग की माँ मैजनलिंग कहती है, मेरा बेटा तुमसे एंगेजमेंट क्यों करेगा? जरा अपने आप को देखा है कभी? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना लो है, और मेरा बेटा, उसकी वर्थ ओवर 100 मिलियन है। कुछ सालों में वो लाओचुआन सिटी का चमकता हुआ सितारा बन जाएगा, और तुम कौन हो? सिर्फ एक डिलीवरी वुमेन। लिनशू कहती है, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ये डिलीवरी वुमेन की जॉब सिर्फ लू केटिंग के लिए की थी, उसकी मदद करने के लिए। इस पर लू केटिंग कहता है, तुम यहाँ से जाओ, आज मैं चिया से एंगेजमेंट कर रहा हूँ। शायद तुम जानती नहीं कि वो बिंगतियान के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। लिनशू हैरान होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है? बिंगतियान के सबसे अमीर आदमी की बेटी तो मैं हूँ। मैं पिछले 3 सालों से लाओचुआन में अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रह रही थी, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम्हारे बिजनेस स्टार्टअप में मदद कर सकूं। आज जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है वो भी मैंने ही फंड किया है। मेरे अटेंशन के बिना तुम्हें एक क्लाइंट भी नहीं मिलता। लू केटिंग हंसकर कहता है, अपने आप को देखा है कभी? तुम्हारे कपड़े भी कितने लो क्लास के हैं। तुम अकेली हो और तुम्हारे साथ रहना कौन पसंद करेगा? तभी लिनशू दृढ़ होकर कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ, आज ही मैं शादी करूंगी तुम्हारे सामने, देखना तुम। वो वहाँ खड़े एक बॉडीगार्ड के पास जाती है, जो असल में फू यानिंग होते हैं, वही जो पहले उसकी मदद कर चुके थे। लिनशू उनसे कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फू यानिंग सोचते हैं, इसने पहले मेरी मदद की थी और दादी माँ को भी तो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चाहिए थी। वो मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वो लू केटिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं,
लुकेटिंग, तुमने गलत किया, लिन शू के साथ धोखा दिया है। अब मैं इससे शादी करूंगा और इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। चियालिन व्यंग में कहती है, वाह बहुत अच्छी जोड़ी है, एक बॉडीगार्ड और एक डिलीवरी वुमेन की। लिन शू तुरंत कहती है, तो ठीक है, चलो लीगल अफेयर्स रजिस्ट्रेशन ब्यूरो चलते हैं। फू यानिंग हंसकर कहते हैं, अभी? वो कहती है, हाँ अभी, और उसे खींचकर बाहर ले जाती है। फू यानिंग मन ही मन सोचते हैं, चलो अच्छा है, मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया, अब दादी माँ को दिखा दूंगा। लिन शू और फू यानिंग की शादी हो जाती है। शादी के बाद लिन शू कहती है, जो 100 बिलियन का ऑर्डर बिंगतियन ग्रुप की तरफ से मिलने वाला था वो अब कैंसिल कर दिया गया है। लुकेटिंग डरने का नाटक करते हुए कहता है, ओह बिंगतियन की रिचेस्ट वुमेन, हमें तो अब बहुत डर लग रहा है, प्लीज माफ कर दीजिए, और फिर हंसने लगता है। लिन शू गुस्से में उसे मारने आगे बढ़ती है, पर फू यानिंग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, अब ये फू यानिंग की वाइफ है, यानी लोंगचुआन सिटी की टॉप 4 मेजर फैमिली के हेड की पत्नी, ये जो चाहे कर सकती है। वैसे वो 100 बिलियन का ऑर्डर सिर्फ एक एंगेजमेंट गिफ्ट था। ये सुनकर लुकेटिंग चौंक जाता है और कहता है, ओह 4 मेजर फैमिलीज के हेड, माफ कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, गुस्सा मत कीजिए, और फिर से हंसने लगता है। लिन शू कहती है, सच में ये बहुत अच्छा बॉडीगार्ड है और इंसान भी अच्छा है, मेरे लिए झूठ बोल रहा है कि वो हेड फू यानिंग है। तभी लुकेटिंग कहता है, ओह एक तरफ 4th मेजर फैमिली के हेड फू यानिंग और दूसरी तरफ बिंगतियन की रिचेस्ट मैन की बेटी लिन शू, क्या जोड़ी है। और सब फिर हंसने लगते हैं। लुकेटिंग की माँ कहती है, अब यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, चलो किसी अच्छे 5 स्टार होटल में चलकर खाना खाते हैं, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन शू और फू यानिंग भी बाहर आते हैं। लिन शू कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, वैसे भी अब तुम मेरे पति हो और मेरे पास सबसे लेटेस्ट मॉडल है, मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। फू यानिंग बाहर देखते हैं तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक खड़ी होती है। लिन शू मुस्कुराकर कहती है, ये एक लेटेस्ट मॉडल है जो मेरे डैड ने मुझे दिलवाया था। वो बाइक का रिमोट निकालकर उसे ऑन करती है। फू यानिंग डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं, जिससे वो लिन शू से टकरा जाते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। लिन शू धीरे से पूछती है, क्या हुआ, ठीक हो? फू यानिंग जवाब देते हैं, हाँ ठीक हूँ। फिर लिन शू उन्हें हेलमेट देती है और कहती है, पहले इसे पहन लो। फू यानिंग पहनने की कोशिश करते हैं पर सही से नहीं कर पाते। लिन शू कहती है, छोड़िए मैं कर देती हूँ, और उनके हेलमेट पहनाने में मदद करती है। फू यानिंग बस उसे ही देखते रहते हैं। इसके बाद लिन शू बाइक स्टार्ट करती है। फू यानिंग पीछे बैठते हैं लेकिन ऑकवर्डली हाथ पीछे पकड़ते हैं। लिन शू कहती है, अपने पैर यहाँ रखिए, और धीरे से उनके हाथ अपनी कमर पर रख देती है। वो बाइक स्टार्ट करती है और दोनों निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। फू यानिंग कहते हैं, मुझे एक काम है, मुझे यहीं उतरना है। लिन शू कहती है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक डिनर के लिए, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट शादी के लिए। और वहाँ से चली जाती फू यानिंग मुड़कर देखती है। तब तक लिन शू वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद लिन शू अपने असिस्टेंट ले जेनयान को कॉल करती है और कहती है, कल लोंगचुआन सिटी के 5 स्टार होटल के टॉप फ्लोर को बुक कर दो, वहाँ मैं अपने हस्बैंड को डिनर पार्टी देना चाहती हूँ। असिस्टेंट ले जेनयान कहता है, लुकेटिंग? तो लिन शू कहती है, नहीं, फू यानिंग से मैंने शादी की है और लुकेटिंग मुझे चीट कर रहा था। इसके बाद दूसरी तरफ फू यानिंग्स भी अपने असिस्टेंट लान को कॉल करके कहता है, मेरे और लिन शू के लिए कल उसी 5 स्टार होटल में एक प्राइवेट रूम बुक कर दो। और फिर दोनों कहते हैं, कल का हमारा गिफ्ट एक दूसरे को ज़रूर पसंद आएगा। अगले दिन लिन शू का असिस्टेंट ले जेंगयान होटल के टॉप फ्लोर पर डिनर का अरेंजमेंट करता है, और फू यानिंग्स का असिस्टेंट लान उसी होटल में एक प्राइवेट रूम बुक करता है। होटल के बाहर 2 बॉडीगार्ड बिंगतियन के रिचेस्ट मैन की बेटी और लोंगचुआन सिटी के 4 मेजर फैमिली के हेड फू यानिंग्स के वेलकम के लिए वेट करते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आज होटल में बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आज इस होटल में टॉप 2 रिचेस्ट पर्सन आने वाले हैं। तभी वहाँ लिन शू अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से होटल के सामने आती है। एक बॉडीगार्ड कहती है, ये है बिंगतियन ग्रुप के रिचेस्ट मैन की बेटी, पर इसके कपड़े इतने लो क्लास के क्यों हैं, और ये ऐसी बाइक से क्यों आई है? तभी वहाँ चियनलिन, लुकेटिंग और लुकेटिंग की माँ निंग आती है। लुकेटिंग की माँ निंग कहती है, ओह माय डॉटर इन लॉ, तुम कितनी अच्छी हो, तुम बिंगतियन के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, फिर भी कितनी सिंपल हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली हो। तभी चियनलिन मन ही मन सोच रही होती है, मैं किसी रिचेस्ट मैन की बेटी नहीं हूँ, मैंने तो झूठ बोला था ताकि लोंगचुआन सिटी के शाइनिंग स्टार से मेरी शादी हो सके।
बस इन्हें मेरी सच्चाई पता न चले। लुकेटिंग भी सोच रहा होता है, क्या सच में चेलिन बिंगटियन सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी है। इसके बाद चियन जैसे ही कार से नीचे उतरती है, दूसरा बॉडीगार्ड कहता है वो होगी बिंगटियन ग्रुप के रिचेस्ट मैन की बेटी, देखो कितनी महंगी कार से आई है। फिर चियन के पास जाकर उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं मैम, हम आपका ही वेट कर रहे थे, चलिए आपके लिए डिनर रेडी है। तभी लुकेटिंग और चियन वहाँ लिन शू को देखते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम यहाँ भी आ गई? ओह, काम करने आई होगी। लिन शू कहती है मैं यहाँ डिनर के लिए आई हूँ, मैं बिंगटियन ग्रुप के रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ। एक लेडी बॉडीगार्ड कहती है अपने कपड़े देखे हैं तुमने, कितने लो क्लास हैं, और इन मैम का ड्रेसअप देखो, ऊपर से नीचे तक सब कुछ कितना ब्रांडेड है, उनकी वॉच, पर्स, सैंडल और कपड़े सब कितने महंगे हैं। चियन लिन कहती है हमारा सरनेम सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्टेटस भी सेम है। लुकेटिंग की मां निंग कहती है मेरे बेटे की वर्थ ओवर 100 मिलियन है और कुछ ही समय में वो लाउंचुआन का चमकता स्टार बन जाएगा, और तुम एक डिलीवरी वुमेन होकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। फिर चियालिन कहती है ये और इसका बॉडीगार्ड खुद को बिंगटियन के रिचेस्ट मैन की बेटी और लॉन्गचुआन सिटी के 4 मेजर फैमिली के हेड फू येनिंग्स बताते हैं, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर बॉडीगार्ड लिनशू को धक्का दे देता है, लेकिन तभी वहाँ फू येनिंग्स आते हैं और लिनशू को गिरने से बचा लेते हैं। फू येनिंग्स बॉडीगार्ड से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू येनिंग्स की वाइफ को हाथ लगाने की। बॉडीगार्ड डर जाता है और कहता है लॉन्गचुआन सिटी के 4 फैमिली के हेड फू येनिंग सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था ये आपकी वाइफ हैं। लेकिन तभी लुकेटिंग कहता है तुम डरो मत इससे, ये असल में कोई फू येनिंग्स नहीं है, ये तो बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम फू येनिंग्स हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। और जो लड़की बॉडीगार्ड थी वो कहती है मैं हूँ बिंगटियन के सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी। इसके बाद लिनशू उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर फू येनिंग्स कहते हैं तुम यहाँ कुछ मत करो वरना बात बिगड़ जाएगी, मैंने यहाँ तुम्हारे लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया है, तुम मेरे साथ वहाँ चलो। लिनशू कहती है इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे और तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है, तुम रुक जाओ, मुझे हैंडल करने दो। फू येनिंग्स कहते हैं मेरी पॉकेट मनी के ही पैसे इतने होते हैं। इसके बाद लिनशू और चेलिन आमने सामने खड़ी होती है। चेलिन कहती है अगर तुम बिंगटियन के सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी हो तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इसका। लिनशू जवाब देती है तुम भी तो बोल रही हो कि तुम रिचेस्ट मैन की बेटी हो, तो इसका प्रूफ तुम्हारे पास क्या है। लिनशू अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करने लगती है, पर चेलिन उसका फ़ोन उसके हाथ से गिरा देती है और कहती है तुम रिचेस्ट मैन की बेटी हो और तुम्हारा फ़ोन देखो कितना ओल्ड सा है। इस बात पर लिनशू को बहुत गुस्सा आता है और फिर लिनशू चेलिन को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन गिराने की, ये फोन मुझे मेरे पापा ने दिया था जिसे उन्होंने अमेरिका से मंगवाया था, ये एप्पल के ब्रांड का मोबाइल था जिसमें उन्होंने सैटेलाइट फंक्शन डलवाया था ताकि मेरी लोकेशन पता कर सकें। इसके बाद वहाँ होटल के मैनेजर वांग फुगुए आते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तभी बॉडीगार्ड बताते हैं कि वहाँ जो भी कुछ हुआ था। फिर वांग फुगुए कहते हैं तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई 2 फेमस फैमिलीज की आइडेंटिटी के नाम पर लोगों से झूठ बोलने की। लेकिन लिनशू कहती है मैं सच कह रही हूँ, आप असिस्टेंट ले जेन येन को बुला लीजिए, वो सब बता देंगे। तो मैनेजर वांग फुगुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई असिस्टेंट ले को उनके नाम से बुलाने की। लिनशू कहती है अगर ये रिचेस्ट मैन की बेटी है तो फिर दिखाएं अपनी आइडेंटिटी। तभी लुकेटिंग की मां निंग कहती है हाँ तुम अभी कॉल करो अपने बिंगटियन ग्रुप में और हेल्प भेजने के लिए बोलो। पर सियलिन बहाना बना देती है और कहती है मैं यहाँ लॉन्चुआन में अपनी आइडेंटिटी छिपाकर रह रही हूँ 3 साल से, मैं इसे रिवील नहीं कर सकती, मुझे पापा ने मना किया है, कुछ दिनों बाद मुझे आइडेंटिटी का प्रूफ मिल जाएगा तब मैं दिखा दूंगी। फिर वो मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज करती है और सबके सामने कहती है मैंने बिंगटियन ग्रुप के क्वार्टर में मैसेज भेज दिया है। इसके बाद मैनेजर वांग फुगुई कहते हैं बाहर निकालो इन दोनों को यहाँ से, और सियलिन से कहते हैं लॉन्चुआन सिटी के होटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर सियलिन लुकेटिंग और उसकी मां निंग को अंदर चलने को कहते हैं। तभी सियलिन कहती है थैंक यू मैनेजर वांग फुगुई, मैं आपकी सिफारिश करूंगी और आपका प्रमोशन करवाऊंगी। मैनेजर फुगुई थैंक यू कहते हैं और उन्हें अंदर ले जा रहे होते हैं।
कि तभी लिनशू कहती है अगर ये रिचेस्ट मैन की बेटी है तो फिर इसके पास टॉप फ्लोर में जाने के लिए कार्ड भी होगा जिसे स्वाइप करने से डोर ओपन होगा। आज चेनलिन डर जाती है, सोचती है अब तो मेरा सच बाहर आ जाएगा। वांग फुगुई कहते हैं हाँ चलो चलकर देखते हैं कौन डोर खोलता है। पहले वो चेनलिन को डोर ओपन करने बोलते हैं पर वो बहुत डर रही होती है और कहती है पता नहीं अब क्या होगा। डरते डरते वो अपना कार्ड स्वाइप करती है पर तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। मैनेजर वांग फुगुई कहते हैं आप रिचेस्ट मैन की बेटी नहीं है, पर चेनलिन कहती है मेरे पास कार्ड है पर आज मैं लाना भूल गई। मैनेजर कहते हैं हाँ ये हो सकता है, ठीक है अब चले। पर तभी लिनशू कहती है रुको, कार्ड तुम भूली नहीं हो, तुम्हारे पास कार्ड है ही नहीं क्योंकि कार्ड मेरे पास है। फिर वो अपने पास से कार्ड निकालती है और स्वाइप करने जाती है। चेनलिन कहती है ये तो झूठ बोल रही होगी, इससे डोर ओपन नहीं होगा। तभी वो कहती है अगर तुमने डोर ओपन किया तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मेरे पैरों में नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। लिनशू कहती है अगर खुल गया तो तुम भी यही करोगी। चेनलिन कहती है ठीक है। लिनशू का कॉन्फिडेंस देखकर फू यानिंग सोचते हैं क्या सच में ये बिंगतियन के सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी है। उसके बाद लिनशू अपना कार्ड स्वाइप करती है। चेनलिन कहती है माफी मांग नाक रगड़ के नहीं खुला डोर, और तभी डोर ओपन हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मैनेजर वांग फुगुई लिनशू के सामने बैठ जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि तुम ही असली रिचेस्ट मैन की बेटी हो। फिर मैनेजर वांग फुगुई अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाते हैं, उन्हें भी मारते हैं और कहते हैं कि तुम भी इनके सामने झुको। तभी लिनशू कहती है मुझे याद आ रहा है कि किसी ने मुझसे बेट लगाई थी और वो मेरे सामने झुकने वाली थी। तब मैनेजर वांग फुगुई चेनलिन को भी लिनशू के सामने झुकने के लिए कहते हैं पर वो मना करती है। इस पर बॉडीगार्ड जबरदस्ती उसे लिनशू से माफी मांगने को कहते हैं। इसके बाद लुकेटिंग और उसकी मां निंग भी उस पर चिल्लाने लगती हैं, तुमने हमसे झूठ कहा, तुम रिचेस्ट मैन की बेटी नहीं हो। इसके बाद लिनशू और फू यानिंग अंदर जाते हैं और वहाँ डिनर करने लगते हैं और बाहर चेनलिन, लुकेटिंग, निंग, मैनेजर वांग फुगुई और बॉडीगार्ड्स सब झगड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सर्विस बॉय आता है और कहता है थोड़ा साइड हटेंगे प्लीज, मुझे अंदर जाना है। मैनेजर वांग फुगुई कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो वो लड़का कहता है डोर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वही देखने आया हूँ। चेनलिन तुरंत कहती है मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि वो रिचेस्ट मैन की बेटी नहीं है, डोर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था इसलिए खुल गया। और मन ही मन सोचती है आज तो बच गई। फिर वो मैनेजर वांग फुगुई से कहती है चलिए अंदर और उस झूठी लड़की को बाहर निकालना है। मैनेजर वांग फुगुई, चेनलिन, लुकेटिंग, निंग और दोनों बॉडीगार्ड्स अंदर जाते हैं और कहते हैं तुम झूठी लड़की, तुम अंदर चोरी से आई हो, तुमने डोर को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था और फिर अंदर आई हो। तब लिनशू कहती है ये आप क्या कह रहे हैं? तभी फू यानिंग झुककर लिनशू के कान में कहता है मैंने ही आउट ऑफ कंट्रोल का बटन दबाया था क्योंकि मुझे पता था तुमसे दरवाज़ा नहीं खुलेगा। लिनशू गुस्से में कहती है ये तुमने क्या किया, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं ही बिंगतियन ग्रुप के रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ। इसके बाद मैनेजर वांग फुगुई बॉडीगार्ड को कहता है चलो इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। पर तभी वहाँ फू यानिंग का असिस्टेंट लान और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। मैनेजर वांग फुगुई असिस्टेंट लान को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है इनके हाथ में जो लोगो है वो तो फू यानिंग की फैमिली के एम्प्लॉइज का लोगो है, इसका मतलब ये सच में फू यानिंग है। लेकिन लुकेटिंग कहता है इसने नकली बनवाया होगा, आजकल कोई भी कुछ भी करवा सकता है। चेनलिन कहती है मैनेजर वांग फुगुई बाहर निकाल दो इन्हें यहाँ से। इसके बाद फू यानिंग का असिस्टेंट अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करता है और वो बाकी लोगों को पकड़ने लगते हैं। लिनशू मन ही मन सोचती है इसने इन्हें एक्स्ट्रा पैसे देकर बुलाया है, कितना अच्छा है फू यानिंग, कितना सोचता है मेरे बारे में। पहले कार लाई एक्स्ट्रा पैसे देकर और अब ये बॉडीगार्ड्स। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ असिस्टेंट ले चेन जियान आते हैं और कहते हैं यहाँ क्या शोर हो रहा है? मैनेजर वांग फुगुई कहता है देखिए ना सर, ये दोनों यहाँ घुस आए हैं और कह रहे हैं कि ये बिंगतियन के रिचेस्ट मैन की बेटी है और दूसरा खुद को हेड फू यानिंग बता रहा है। तभी असिस्टेंट ले चेन जियन देखता है और एकदम गुस्से में मैनेजर वांग फुगुई को थप्पड़ मारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ ऐसा बिहेव करने की? फिर वो फू यानिंग और लिनशू दोनों से माफी मांगता है। मैनेजर वांग फुगुई कहता है
पर बिंगतियन की असली बेटी तो चियन लिन है। वो चियन लिन के पास जाता है और कहता है, मैम कुछ कहिए ना, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी असिस्टेंट ले जेंगियान सबकी तरफ देखकर कहता है, इन सबकी बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगता हूँ। फिर वो कहता है, तुम तीनों को जॉब से निकाला जाता है और ब्लॉक लिस्ट किया जाता है। अब तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। इसके बाद उन सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लुके तिंग और उसकी माँ निंग बाहर आकर चालिन पर चिल्लाने लगती है और उसे मारती भी है। तुमने झूठ बोला, तुमने रिचेस्ट मैन की बेटी को ठुकराया और इस धोखेबाज को चुना। निंग कहती है, चलो हम जाकर लिनशू से माफी मांग लेंगे और उसे मनाएंगे कि वो तुमसे शादी कर ले। फिर लुके तिंग और उसकी माँ निंग वापस जाते हैं और चालिन भी उनके पीछे पीछे जाती है। उधर दूसरी तरफ फू यानिंग कहता है, मुझे असिस्टेंट ले जेंगियान से अकेले में बात करनी है। वो उसे बाहर ले जाता है और वहाँ फू यानिंग अपना कार्ड देता है और कहता है, ये लो, और लिनशू को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, उसे सब मिलना चाहिए। असिस्टेंट ले जेंगियान मन में सोचता है, मैडम लिनशू ने कितना अच्छा आदमी चुना है। सर वाकई बहुत अच्छे हैं मैडम के बारे में, और उनकी सिक्योरिटी के लिए कितना सोचते हैं। ये सब लुके तिंग, चैलिन और निंग देख लेते हैं। लुके तिंग को लगता है कि फुयनिंग अपने असिस्टेंट ले जेंगियन को उसके नाटक के लिए पैसे दे रहा है। इसका मतलब लिनशू झूठ बोल रही है। तभी ये बात चैलिन सुन लेती है और गुस्से में वहाँ से जाने का नाटक करने लगती है। मैं अभी अपने पापा के पास चली जाऊंगी और उनसे तुम्हारा 100 बिलियन का ऑर्डर कैंसिल करवाऊंगी। मैं तो पहले से कह रही थी, लिनशू झूठ बोल रही है। फिर लुके तिंग और उसकी माँ निंग चैलिन से माफी मांगने लगते हैं। मत जाओ, तुम दोनों की शादी होने वाली है, और उसे मना लेते हैं। इसके बाद फुयनिंग और असिस्टेंट ले जेंगियन उन्हें देखते हैं और कहते हैं, तुम लोग अभी तक गए नहीं, और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर लिनशू और फुयनिंग भी बाहर आते हैं और दोनों घर जाने के लिए तैयार होते हैं। वो दोनों होटल के सामने खड़े होते हैं। तभी एक कार आती है। उसे देखकर फुयनिंग लिनशू को अपनी ओर खींच लेता है और वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे उनके बीच किस हो जाता है। उसी समय फुयनिंग का असिस्टेंट कार लेकर आता है और कहता है, माफ करना सर, मैं गलत समय पर आ गया। वो जाने लगता है पर फुयनिंग कहता है, रुको। फिर वो कार में बैठ जाता है। लिनशू भी अपने असिस्टेंट ले जेंगियान के साथ वापस होटल के अंदर जाने लगती है और कहती है, मुझे एक घर चाहिए, मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती हूँ। असिस्टेंट ले जेंगियान कहता है, लॉन्गचुआन में सबसे बड़ा विला है जो लॉन्गचुआन सिटी की हेड फैमिली फू और बिंगतियान ग्रुप के रिचेस्ट मैन की पार्टनरशिप से बना है, तो आप वही क्यों नहीं रहती। लिनशू कहती है, ठीक है, उसमें रेनोवेशन कराया जाएगा। गाड़ी में जाते हुए फू यानिंग अपने असिस्टेंट लान से कहता है, मुझे पसंद नहीं कि मेरी वाइफ किसी होटल में रहे, हमारे लिए एक घर तैयार किया जाए। तब असिस्टेंट लान कहता है, लॉन्गचुआन में सबसे बड़ा विला है जो लॉन्गचुआन सिटी के हेड फैमिली फू और बिंगतियान ग्रुप के हेड रिचेस्ट मैन की पार्टनरशिप से बना है, आप उसमें ही रह लीजिए। इसके बाद असिस्टेंट लान कहते हैं, मैम बहुत अच्छी हैं। तो फू यानिंग कहती है, पिछले कुछ समय से जो हुआ उसके कारण वो थोड़ी परेशान है। इसके बाद लिनशू और फू यानिंग दोनों कहते हैं कि कल का उनका गिफ्ट एक दूसरे को जरूर पसंद आएगा। दूसरे दिन लिनशू बिंगतियान यीपिन मैंशन जाती है और वहाँ अपने बेडरूम को सजाती है। वो फू यानिंग के लिए एक गिफ्ट भी रेडी करती है और सोचती है ये उसे जरूर पसंद आएगा। तभी फू यानिंग का कॉल आता है और वो कहता है कि उसने लिनशू और उसके लिए बिंगतियान यीपिन मैंशन तैयार करवा दिया है, तो वो वहाँ चली जाए, और घर का नंबर 999 है। तब लिनशू सोचती है, ये मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, इसकी तो पूरी सैलरी ही इस घर का रेंट देने में निकल जाएगी। वो सोचती है कि वो घर का नंबर चेंज कर देगी। तभी वो अंदर से कुछ सामान लाती है और घर का नंबर 666 से 999 कर देती है और कहती है, तैयार है मैंशन 999। तभी वहाँ चियनलिन आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मैंशन लुके तिंग ने हमारी शादी के लिए खरीदा है। तो लिनशू कहती है, इस मैंशन की प्राइस ही 100 बिलियन से ज्यादा है जिसे लुके तिंग नहीं खरीद सकता, और ये मेरा घर है। चियनलिन कहती है, अच्छा तुम यहाँ रिपेयर के काम के लिए आई थी और अब छिपा रही हो। लिनशू कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। पर चियनलिन कहती है, ये घर लुके तिंग ने खरीदा है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ।
लुकेटिंग बिंगतियान येपिन मैंशन के मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि उसे 2 दिनों के लिए मैंशन रेंट पर चाहिए उसकी शादी के लिए, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। इसके लिए लुकेटिंग मैनेजर को बहुत सारे पैसे भी देता है। मैनेजर मान जाता है पर कहता है तुम घर के एक भी सामान को हाथ मत लगाना, वरना उसकी भरपाई तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद लुकेटिंग किएलिन के पास जाता है जहाँ लिनशु भी रहती है। वो कहता है ये घर मैंने खरीदा है, तुम यहाँ से जाओ। लिनशु कहती है ये घर मेरा है। तब लुकेटिंग घर का कार्ड निकालता है और कहता है ये है घर का कार्ड, अब ये घर मेरा है, जाओ यहाँ से, और कितना नाटक करोगी। लिनशु कहती है ठीक है, अगर ये घर तुम्हारा है तो फिर खोलो घर का दरवाज़ा। लुकेटिंग आगे जाकर कार्ड स्वाइप करता है पर डोर ओपन नहीं होता। तभी लिनशु आगे जाकर अपना फेस ऑथेंटिकेशन करती है और डोर ओपन हो जाता है। फिर लिनशु कहती है तुम्हें नहीं पता, सिस्टम चेंज हो गया है, अब फेस रिकॉग्नाइज है। चेलिन कहती है तुम झूठ बोल रहे थे, ये घर तुम्हारा नहीं है। पर लुकेटिंग कहता है नहीं, ये मेरा ही घर है, ये एक रिपेयर वाली है, इसने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी, और एक रिपेयर वाले के लिए ये सब करना बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं। वहाँ चेलिन रेड वाइन देखती है जो बहुत महंगी होती है। वो कहती है केटिंग चलो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, जाओ तुम रेड वाइन की बोतल ले आओ। तब लिनशु कहती है तुम्हें पता भी है ये रेड वाइन की प्राइस क्या है। इसके बाद चेलिन कहती है लाइट ऑन करो। लुकेटिंग स्विच ढूंढ रहा होता है। तभी लिनशु कहती है प्लीज ऑन द लाइट्स, और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखकर भी चेलिन कहती है इसे कैसे पता। फिर से लुकेटिंग कहता है मैंने कहा ना, ये रिपेयर वाली है, इन्हें सब पता होता है। इसके बाद लिनशु कहती है हो गया तुम्हारा नाटक, अब जाओ यहाँ से। पर लुकेटिंग कहता है तुम झूठी हो, तुम जाओ यहाँ से। तभी चेलिन कहती है मैनेजर को बुलाओ, अब वही आकर इसे बाहर निकालेगा। तभी मैनेजर आता है और कहता है कौन हो तुम, बाहर निकलो यहाँ से। और मैनेजर अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इसे बाहर निकालो। तभी वहाँ फू यानिंग आते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू यानिंग की वाइफ को धक्का देने की, ये मैंशन हमारा है। मैनेजर शॉक्ड हो जाता है कि बिंगतियान येपिन मैंशन के मालिक तो फू फैमिली है। पर तभी लुकेटिंग कहता है ये दोनों झूठे हैं, बस नकली आइडेंटिटी लेकर घूम रहे हैं। तभी फू यानिंग अपने असिस्टेंट लैन को कॉल करती है और कहती है यहाँ आओ और आज ही इस मैनेजर को उसकी जॉब से हटा दो। तब लिनशु कहती है अगर ये घर तुम्हारा है तो फिर बताओ बेडरूम में क्या किया है तुमने चियन के लिए स्पेशल। तब चियन लेन कहती है 1 मिनट, अगर इस बार तुम हारी और गलत साबित हुई तो आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा हस्बैंड भी हमारे सामने झुककर घुटनों में बैठकर माफी मांगेगा। लिनशु कहती है ठीक। इसके बाद लुकेटिंग कहता है रूम में फ्लावर्स और डायमंड्स का कुछ गिफ्ट रखा है मैंने। पर लिनशु कहती है नहीं, वहाँ सिर्फ एक शेप का बॉक्स रखा है। इसके बाद वे बेडरूम में जाते हैं। वहाँ लिनशु कहती है देखा, यहाँ एक शेप का बॉक्स रखा है और ये सब मैंने फू यानिंग के लिए किया है। पर फू यानिंग सोच रहा होता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये कुछ ज्यादा चेंज लग रहा है। इसके बाद लिनशु कहती है चलो बताओ कि इसके अंदर क्या है। लुकेटिंग कहता है कि इसके अंदर रिंग है, क्योंकि उसे याद आता है कि लिनशु ने उसके लिए भी ऐसे गिफ्ट रेडी करके रिंग ही दी थी। लिनशु कहती है तुम सही बोल रहे हो, इसमें रिंग है तो फिर ठीक है, खोलो इसका पासवर्ड। लुकेटिंग जाता है, 2 बार ट्राई करता है, पासवर्ड नहीं खोल पाता है। लिनशु जाती है और पासवर्ड खोलकर रिंग बाहर निकालती है बॉक्स से और फिर फू यानिंग को पहना देती है। चियन गुस्सा होती है और कहती है कि ये सब तुमने नहीं किया था। फिर लुकेटिंग कहता है कि जरूर लिनशु ने ये सब सीक्रेटली किया होगा। इसके बाद वहाँ फू यानिंग का असिस्टेंट लान आता है जिसे मैनेजर जानता था। वो डर जाता है और असिस्टेंट लान आकर मैनेजर को चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जॉब से हटाया जाता है और अब पूरे लॉन्चवान में तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तब मैनेजर कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने लुकेटिंग के कहने पर किया था, उसने ही मुझे ये पैसे दिए थे और ये घर को किराए पर देने को कहा था। चैंग गुस्सा होती है और कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। लिनशु मन ही मन सोचती है कि ये अभी भी सिर्फ मेरे लिए फिर से एक्स्ट्रा पैसे देकर बॉडीगार्ड और असिस्टेंट को ले आया है, ये कितनी केयर करता है मेरी। इसके बाद चैन लिन कहती है मुझे माफ कर दो लिनशु, चलो हम सब भूल जाएं और अपनी इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हैं। ये कहकर रेड वाइन की बोतल उठाकर वो लिनशु को देती है और सोचती है कि
ये वो नहीं खोलेगी क्योंकि इसकी ऑक्स से बाहर है और अपनी हार मान जाएगी। बॉटल देते देते चेनलिन रेड वाइन की बॉटल गिरा देती है और कहती है, कॉन्शू तुमने ये क्या किया? रेड वाइन की बॉटल गिरा दी, इतनी महंगी बॉटल। तब लिंशू कहती है, ये तो मैंने पकड़ा भी नहीं था, ये तुमने किया। चेन वहाँ से जाने लगती है, तभी असिस्टेंट लान कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं और फू यानिंग को दिखाते हैं। वो रिकॉर्डिंग लिंशू को दिखाते हैं जिसे लिंशू चेन को दिखाती है। चेनलिन कहती है, ये रिकॉर्डिंग तो हाउस नंबर 666 की है, इसका मतलब ये घर तुम्हारा नहीं है। फिर फू यानिंग कहते हैं, तुमने झूठ बोला। पर क्यों? मैंने कहा था ना हमारा हाउस नंबर 999 है। और फिर वहाँ से सभी चले जाते हैं और फू यानिंग भी लिंशू को वहाँ से लेकर हाउस नंबर 9999 में लेके जाते हैं। वहाँ जाकर वो असिस्टेंट लान से हाउस का डोर ओपन करने बोलते हैं। असिस्टेंट लान जाता है और कार्ड स्वाइप करता है पर डोर ओपन नहीं होता। तब लिंशू सोच रही होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका घर है और उन्हें कुछ पता नहीं। लिन फू यानिंग के पास आता है और कहता है कि डोर ओपन नहीं हो रहा है। तब लिंशू कहती है, फेस ऑथेंटिकेशन करना होता है। फू यानिंग कहता है, अच्छा हाँ पता है मुझे। असिस्टेंट जाने लगता है तो लिंशू कहती है, फेस ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? तब फू यानिंग कहता है, तुम क्यों जा रही हो, मैं करूँगा ना। और फिर लिंशू हंसने लगती है। फू यानिंग जाता है पर कैमरा फेस एक्सेप्ट नहीं करता है और फू यानिंग वापस आ जाता है। इसके बाद फू यानिंग के पास कॉल आता है कि उसकी दादी माँ की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। फू यानिंग कहते हैं, मुझे जाना होगा अभी, मैं बाद में आता हूँ। लिंशू कहती है, मैं भी चलती हूँ। फू यानिंग कहते हैं, पर तुम उनके सामने अपने बारे में ज्यादा कुछ मत बोलना। फू यानिंग को लगता है कि लिंशू झूठ बोल रही है अपने बारे में कि रिचेस्ट मैन की बेटी है, इसलिए वो लिंशू को शांत रहने को कहते हैं। फू यानिंग और लिंशू हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में दादी माँ एप्पल खा रही होती हैं। तभी फू यानिंग और लिंशू पहुँचते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि वो अब कैसे हैं। डॉक्टर कहते हैं उन्हें केयर की जरूरत है। इसके बाद फू यानिंग बाहर से आवाज लगाता है, दादी माँ डोर ओपन कीजिए, देखिए मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को लेके आया हूँ। दादी माँ चुपके से देखती हैं और कहती हैं, लड़की तो बहुत सुंदर है, और डोर खोल देती हैं पर एप्पल चिप्स देती हैं। फू यानिंग अंदर आता है और कहता है, दादी माँ आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? दादी माँ कहती है, कुछ खाकर नहीं हो रहा है। तभी दादी माँ के पास से एप्पल गिर जाता है और सब हंसने लगते हैं। दादी माँ कहती है, बस एक ही बाइट खाया था। इसके बाद लिंशू कहती है, दादी माँ अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका ध्यान रखूंगी। और कहती है, मेरे पापा बिंगतियेन के सबसे रिच आदमी की बेटी हूँ, बस बोलने ही वाली हूँ। फू यानिंग लिंशू को चुप करवा देते हैं और बात का टॉपिक बदल देते हैं। दादी माँ कहती है, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत पसंद हो। अब तुम गू फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बताना। वैसे अभी तो मैं तुम्हें बस एक ब्रेसलेट ही दे सकती हूँ जो मेरे पास है, जो 3 मिलियन का है। वो अपना हाथ से निकालने को देखती हैं पर फिर कहती हैं, ओह आज मैं सुबह पहनना भूल गई, जब तुम हमारे घर आओगी तब मैं तुम्हें वो दे दूंगी। लिंशू सोचती है कि दादी माँ भी कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है अमीर होने की। इसके बाद डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है, चलिए दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। वो फू यानिंग की दादी माँ को लेकर वहाँ जाते हैं। तभी डॉक्टर की फाइल से एक रिपोर्ट नीचे गिर जाती है जिसे लिंशू देखती है। वो रिपोर्ट दादी माँ की थी और उसमें दिया था कि दादी माँ को एल्जाइमर्स है, जिससे उनके ब्रेन धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और वो अपनी मेमोरी खो देंगी। ये देखकर लिंशू दुखी होती है। इसके बाद दादी माँ को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ एक और बेड भी लगाया जाता है। दादी माँ कहती है, मैं यहाँ सो जाऊंगी दूसरे बेड में, तुम दोनों सो जाओ। पर फू यानिंग और लिंशू एक दूसरे को देखने लगते हैं और फू यानिंग कहता है, कोई बात नहीं दादी माँ, मैं कुछ मैनेज कर लूंगा असिस्टेंट लान को बोलकर। तब दादी कहती है कि हम गू फैमिली से बिलोंग करते हैं और आधी रात को अपने एम्प्लॉयज को परेशान करना हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। तुम दोनों बस यही सो जाओ, मैंने कह दिया ना। फू यानिंग और लिंशू बेड में सोने जाते हैं और दादी माँ लाइट ऑफ कर देती हैं और कहती हैं, सो जाओ। अब वो दोनों कोशिश करते हैं, बेड बहुत छोटा होता है इसलिए वे सो नहीं पाते। तभी लिंशू नीचे गिरने वाली होती है तो फू यानिंग उसे बचा लेते हैं और वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। दादी माँ कहती हैं, क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। और तभी फू यानिंग नीचे गिर जाता है। दादी माँ लाइट ऑन करती हैं और लिंशू कहती है कि बेड छोटा है। दादी माँ कहती हैं, हाँ बेड छोटा है, जब तुम घर आओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बेड लगवा दूंगी। इसके बाद दादी माँ फू यानिंग से कहती हैं कि वो लिंशू को लेकर जाएं और एक ड्रेस दिलवा दे। फ्री का ऑर्डर दादी माँ ने पहले ही दे रखा था। फू यानिंग लिंशू लेकर एक शॉप में जाता है जहाँ शॉपकीपर उन्हें देखकर कहती है कि गरीब हो
और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ की कोई ड्रेस खरीदने के लायक नहीं हो। तब लिनशु सोचती है कि यहाँ तो सारी महंगी ही ड्रेसेस होंगी, वो कौन सी ले कि फुयानिंग को ज्यादा खर्चा ना करना पड़े और दादी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाए। तभी उसे याद आता है कि कुछ पहले ही उसके पापा ने ऑस्ट्रेलिया से एक ड्रेस बनवा कर मंगवाई थी। जब शॉप ओनर वो ड्रेस लेकर आता है तो कहती है कि ये ड्रेस तो बिंगतियान के रिचेस्ट मैन ने अपनी बेटी के लिए मंगवाई थी, इसे उसके बारे में कैसे पता, शायद यही उनकी बेटी हो। फुयानिंग भी सोचता है कि इस ड्रेस के बारे में लिनशु को कैसे पता। शॉप ओनर कहता है जाओ वो ड्रेस ले आओ। तभी वहाँ चियन और लुकेतिंग आते हैं और उन्हें झूठा बोलते हैं और कहते हैं कि ये दोनों नकली आइडेंटिटी लेकर घूम रहे हैं। तब शॉपकीपर कहती है सर मैंने तो पहले ही कहा था, कहाँ से ये मैडम रिचेस्ट मैन की बेटी लग रही है, इनके कपड़े देखो। फिर वो ड्रेस लाई जाती है। चियन कहती है ये तो मैं ही लूंगी क्योंकि मैं रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ। लिनशु कहती है ये ड्रेस मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाई है, तुम्हें इसे नहीं लेना। तब शॉप ओनर कहता है कि ये ड्रेस चियन ही लेंगी क्योंकि वो उनके लिए आई है, ये रिचेस्ट मैन की बेटी है। चियन लिन कहती है कि अब इसे जल्दी से वहाँ से निकल लो वरना ट्राई करने जाएंगी तो कहीं फैन न जाए। अब फुयानिंग अपना कार्ड निकालता है और कहता है जितना भी अमाउंट हो इससे कट कर देना, पर ये ड्रेस पैक कर दो। पर तभी फुयानिंग कहता है कि थोड़ी देर, मैं तुम्हारी पूरी शॉप खरीदना चाहता हूँ। लिनशु को लगता है कि ये मामला आगे न बढ़ जाए और इससे पहले कि फुयानिंग किसी मुसीबत में फंसे वो असिस्टेंट ले जेंगियन को कॉल कर देती है और कहती है कि शॉप खरीदने का काम कर दो। इधर फुयानिंग और लुकेटिंग दोनों शॉप खरीदने के लिए बोली लगाते हैं, पर उधर कोई और ही ले लेता है और उस ड्रेस को चियन लेकर जाने लगती है। तो लिनशु ड्रेस उसे लेकर कैंची से काट देती है और फिर कहती है कि मैं बस थ्रेड काट रही थी। इसके बाद चियन वहाँ से चली जाती है और फिर फुयानिंग उसे दादी की बनवाई ड्रेस दिलवाते हैं। लिनशु ड्रेसअप होकर पार्टी में जाने रेडी होती है। दोनों जाते हैं पर बॉडीगार्ड उन्हें बाहर ही रोक लेता है और इनविटेशन कार्ड मांगता है, पर फुयानिंग इनविटेशन कार्ड लाना भूल जाता है। लिनशु कहती है कि ये पार्टी मैंने ही ऑर्गेनाइज की है। तब बॉडीगार्ड हंसने लगता है और तभी वहाँ चिये और लुकेतिंग आते हैं और इनविटेशन कार्ड दिखाकर अंदर जाते हैं। इसके बाद फुयानिंग का असिस्टेंट लान वहाँ इनविटेशन कार्ड लेकर आता है, बॉडीगार्ड के मुंह पर मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फुयानिंग को बाहर खड़े रखने की। बॉडीगार्ड माफी मांगने लगता है। इसके बाद फुयानिंग और लिनशु अंदर जाते हैं। वहाँ सभी लोग उस कपल को देखकर शॉक होते हैं और कहते हैं कि कितना अच्छा कपल है, पर चालिन कहती है कि ये दोनों झूठे हैं, ये आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड है और खुद को फुयानिंग कहते हैं और ये लड़की डिलीवरी वुमेन है और खुद को बिंगतियान के सबसे रिच आदमी की बेटी बोलती है। तब सभी लोग उन्हें बुली करने लगते हैं और चा कहती है कि मैं हूँ बिंगतियान के सबसे रिच आदमी की बेटी और आज हम सब मिलकर इनकी औकात दिखाएंगे। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ लोग कहते हैं क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम लुचुआन सिटी की मेजर 4 फैमिलीज के हेड हो, हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इसके बाद एक लड़की कहती है मैं हूँ मिस वे, सेकंड मेजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक लड़का कहता है मैं हूँ जुओ और मैं 3rd मेजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दूसरा लड़का कहता है मैं हूँ वेंग जो 4th मेजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम में से किसी ने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, अगर तुम वाकई मेजर फैमिली के हेड हो तो ये कैसे हो सकता है। वो सब लोग चैलेंज को माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर फुयानिंग कहता है तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े, सोच लो। उसके बाद फुयानिंग अपने असिस्टेंट से कॉल करवाता है। तभी वो लड़का जुओ कहता है अब इसके सामने झुककर माफी मांगो। फुयानिंग झुकता है, ये देखकर सब हंसने लगते हैं और लिनशु शॉक हो जाती है, पर वो नीचे झुककर अपने शूज के लेस बांधता है और फिर खड़े होकर जुओ को एक जोरदार लात मार देता है। लिनशु कहती है ये सब बहुत बड़े लोग हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम चलो यहाँ से, छोड़ो उन्हें। फुयानिंग कहता है चुप रहो और मुझ पर भरोसा करो। कुछ ही देर में वेई, जो और वांग तीनों के पेरेंट्स वहाँ आते हैं और फुयानिंग से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से हम सब बैंकरप्ट हो चुके हैं, ये सब क्या किया तुमने। तब तीनों बोलते हैं हमने तो सिर्फ चिये का साथ देने के लिए किया था, लेकिन चिये लिन चुप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। वो तीनों फुयानिंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी हेल्प करे। फुयानिंग कहता है मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम लोग लोंजुआन सिटी में नजर नहीं आओगे। तीनों मान जाते हैं
और उनके पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ हम वादा करते हैं कि इन्हें अभी ही अब्रॉड भेज देंगे। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। लिनशू सोचती है कि वो कितनी बेवकूफ़ थी जो फू यानिंग की बात नहीं मानी। वो सच में 4 मेजर फैमिलीज का हेड है और वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। इसके बाद लुकातिंग फू यानिंग के पास आता है और कहता है जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और चलो नई शुरुआत करते हैं, इससे हम दोनों का फायदा होगा। फू यानिंग कहता है ठीक है, पर पहले तुम्हें मेरी वाइफ लिनशू से माफी मांगनी होगी। लेकिन लुकातिंग सबके सामने लिनशू की इंसल्ट करने लगता है और कहता है इस डिलीवरी वुमन से माफी मैं नहीं मांगूंगा, ये एक लो क्लास फैमिली से है और इसके सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। तभी लिनशू कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर खुद का बिजनेस चलाने का टैलेंट तक नहीं है। और आज का फंक्शन इसलिए था ना क्योंकि तुम्हें 100 बिलियन का ऑर्डर मिल रहा था। इतना कहकर वो स्टेज की तरफ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ देती है। वो कहती है अब वो ऑर्डर तुम्हें नहीं मिलेगा, वो अब फ्यू ग्रुप को मिलेगा। लुकातिंग गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या किया तुमने। वो चेल्लिन से कहता है कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुरंत मंगवाए और ऑर्डर उसे दे, पर चेल्लिन ऐसा नहीं कर सकती थी इसलिए वो चुप रहती है। लुकातिंग गुस्से में उसे मारने लगता है और उसकी ड्रेस भी फाड़ देता है। वो कहती है तुम मेरी हेल्प करो, पर वो मना कर देता है। फ्यू यानिंग लिनशू के पास जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, ये बिंगतियन फैमिली का मैटर है, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है चिया को सेकंड मास्टर ने बुलाया है। वो चिया को वहाँ से ले जाता है। फू यानिंग लिनशू को लेकर घर लौटता है। दादी पूछती है क्या हुआ, इतने जल्दी क्यों आ गए। लिनशू सोचती है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें नहीं बताना चाहिए, पर फू यानिंग सब बता देता है कि आज क्या हुआ। दादी कहती है फू फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। फू यानिंग आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। फिर दादी लिनशू को अंदर ले जाती हैं और कहती हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए बेड तैयार करवाया है, तुम्हें पसंद आया ना। लिनशू सोचती है कि दादी ने कितने प्यार से बेड तैयार करवाया है और कहती है दादी बहुत अच्छा है। दादी कहती है ठीक है, पहले तुम जाकर बाथ ले लो। लिनशू बाथ लेने जाती है। तभी फू यानिंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है सर मुझे एक वेकेशन में जाना है, क्या मुझे कुछ दिनों की लीव मिल सकती है। फू यानिंग मान जाता है। उसका असिस्टेंट खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद फू यानिंग अपने रूम में जाता है जहां लिनशू अभी अभी बाथ लेकर आई थी और कपड़े बदल रही थी। फू यानिंग अंदर आ जाता है। लिनशू उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है बाहर जाओ, फिर कहती है आ जाओ अंदर, कोई बात नहीं, वैसे भी अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। वो फू यानिंग को बाथ लेने जाने को कहती है और फू यानिंग बाथ लेने चला जाता है। इसी बीच लिनशू के पास उसके असिस्टेंट ले जेंगियान का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि चिया उसके सेकंड अंकल की गर्लफ्रेंड है और वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर लिनशू को खुशी होती है कि अब लुकातिंग को आखिर समझ आएगा। और तभी फू यानिंग भी लिनशू से कुछ कह रहा होता है, पर मैसेज की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देती। फू यानिंग थोड़ा आगे आता है और फिर जब लिनशू पीछे मुड़ती है तो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद फू यानिंग लिनशू से कहता है कि उसे ले जेंगियन से दूर रहना चाहिए। लिनशू कहती है क्यों, तुम्हें जेलस हो रहा है क्या। वो कहता है क्या तुम उसे लाइक करती हो। लिनशू कहती है अगर हाँ कह दूं तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। तो फू यानिंग कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा। लिनशू कहती है मुझे भी ले जेंगियन पसंद नहीं है। तभी ले जेंगियन का मैसेज आता है कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनके सेकंड अंकल अपने नाम पर करने वाले हैं। ये सुनकर लिनशू को गुस्सा आता है। सुबह फू यानिंग सोया होता है और वो अपने पास लिनशू को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। वो बाहर जाकर देखता है पर वहाँ भी नहीं होती। दादी माँ कहती है जल्दी जाओ और लिनशू को ढूंढ कर लाओ। तभी वहाँ असिस्टेंट लान आता है और कहता है सुबह यहाँ आसपास हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी, लिनशू उससे गई होगी। फू यानिंग कहता है नहीं, वो मिडिल क्लास फैमिली से है, वो हेलीकॉप्टर से कैसे जा सकती है। एक सिक्योरिटी गार्ड असिस्टेंट लैन से कहता है आप तो वेकेशन के लिए दुबई जा रहे थे, फिर यहाँ क्यों आ गए। तो लैन कहता है मुझे फू यानिंग ने वापस बुला लिया। दादी माँ फू यानिंग से कहती है तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ और लिनशू को ढूंढो। दूसरी तरफ लिनशू बिंगतियन वापस लौट चुकी थी। वहाँ जाकर एक मेड जेनी, जिसे लिनशू ने अपना डमी बनाया था, बैठी बैठी बाकी मेड पर हुक्म चला रही थी और एक बूढ़ी मेड को मार
देती है। तभी लिनशू अंदर आती है और जेनी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दाइमा पर हाथ उठाने की? बचपन से उन्होंने मेरा देखभाल किया है। जेनी डर जाती है और लिनशू से माफी मांगने लगती है। दाइमा लिनशू को थैंक यू कहती है। बाकी की मेट कहती है, ये है हमारी असली मैडम लिनशू, इसे देखो, जो मैडम की जगह पर थी, इसे तो लोगों के साथ बिहेव करना भी नहीं आता और ये मैडम की जगह लेगी। तभी लिनशू जेनी से कहती है, तुम जाओ अपने कपड़े चेंज करो। फिर लिनशू अपने असिस्टेंट ले जेंगियान के साथ अपने कैबिन में जाती है। वहाँ जानबूझकर अपनी कंपनी की डिटेल्स वो फ्रंट में रखती है, जिसमें डील्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी वहाँ जेनी आती है और उसके लिए कॉफी लाती है, जो वो लिनशू के हाथ पर गिरा देती है और कहती है, माफ करना, जानकर नहीं किया है, आप चाहिए कपड़े चेंज कर लीजिए। लिनशू वहाँ से चली जाती है और फिर जेनी वो सारी इन्फॉर्मेशन की फोटोज क्लिक कर लेती है ताकि सेकंड मास्टर को दिखा सके। लिनशू ये सब बाहर खड़े होकर देख लेती है। तभी उसे लू केटिंग और उसकी मां निंग की आवाज आती है। वो कहती है, मुझे आवाज आ रही है। बाहर जाकर देखती है तो वही दोनों होते हैं। वो देखती है कि निंग अपने बेटे लू केटिंग को मार रही है और कहती है, चिया, इसे माफ कर दो और इससे शादी कर लो, अब ये ऐसा नहीं करेगा। केटिंग कहता है, माँ आप मुझे मार रही है। तो निंग कहती है, थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है चिया को शादी के लिए मनाने के लिए, ये करना ही पड़ेगा। फिर लिनशू बाहर आती है और कहती है, यहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? केटिंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकर की जॉब करती हो क्या? लिनशू सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और दोनों को एक कमरे में बंद करवा देती है। इसके बाद जेनी सेकंड मास्टर के घर जाती है और वहाँ चिया को देखकर कहती है, यहाँ तुम क्या कर रही हो? चिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और फिर चिया गिर जाती है। तभी वहाँ सेकंड मास्टर आते हैं और चिया कहती है, देखो, ये हमारे बच्चे को मारना चाहती है। सेकंड मास्टर जेनी को वहाँ से जाने को कह देता है। इसके बाद लिनशू और असिस्टेंट जानकर जेनी के सामने किटिंग और चिया के अफेयर और चिया की फेक प्रेगनेंसी की बात करते हैं ताकि वो सुने और जाकर सेकंड मास्टर को बताए। जेनी ऐसा ही करती है। सफाई करते हुए कैमरा गिरा देती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि कोई उस तरफ भागा है। फिर जेनी लू केटिंग और निंग को भगा देती है और उन्हें चिया के एड्रेस पर ले जाती है। वो कहती है, ये है चिया मैडम का विला। केटिंग जेनी को थैंक्स कहता है और कहता है कि वो उसके बारे में चिया को बताएगा और रिवॉर्ड दिलवाएगा। जेनी कहती है, मैडम वो खुद ही दे देंगी। इसके बाद लिनशू और असिस्टेंट ले भी वहाँ आते हैं और छिप जाते हैं। वो कहते हैं, अब सेकंड मास्टर के आने का टाइम हो गया है। सेकंड मास्टर आता है और देखता है कि निंग बाहर खड़ी है। वो पूछता है, चियन कहाँ है? वो कहती है, मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे के साथ अंदर है, तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सेकंड मास्टर अंदर जाकर दरवाज़ा खोल देता है, जहाँ लू केटिंग और चियन लिन दोनों एक दूसरे के साथ बेड में सोए होते हैं। ये देखकर सेकंड मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो चियन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ये सब करने की, और ये आदमी कौन है? तब लू केटिंग कहता है, तुम कौन हो और ऐसे कैसे कमरे में आ गए? इसके बाद किया कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। इसके बाद वहाँ लिनशू आती है और कहती है, यहाँ क्या हो रहा है सेकंड मास्टर? मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी। उधर लू केटिंग किया की प्रेगनेंसी की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे मारने लगता है। कहता है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हारे पेट में इस आदमी का बच्चा है। तभी लिनशू रिपोर्ट निकालती है और अपने अंकल को दे देती है और कहती है, ये रिपोर्ट झूठी है, किया अपनी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। ये सुनकर सेकंड मास्टर को और गुस्सा आ जाता है और वो किया को मारने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उन तीनों को बिंगतियन साउथ अफ्रीका भेजने को कहते हैं। इसके बाद लू केटिंग, निंग और किया को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद लिनशू घर जाती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड अब्रॉड से वापस आ रहे हैं। वो कहती है, पापा ऐसे अचानक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वही दूसरी तरफ जेनी जाकर सेकंड मास्टर को सब बताती है कि लिनशू ने क्या किया और चियन से उसकी पर्सनल दुश्मनी थी। तब सेकंड मास्टर को लगता है कि लिनशू ने ये सब अपने पर्सनल मैटर के लिए किया है और वो अब शांत नहीं बैठेंगे। वो अब बिंगतियन के हेड यानी रिचेस्ट मैन बनेंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई तो वैसे भी अब्रॉड है और कभी वापस नहीं आते। और वो जेनी को रिचेस्ट मैन की बेटी बना देंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से जब से लिनशू यहाँ नहीं थी, सारी पार्टीज जेनी ने ही अटेंड की थी। तो सब यही जानते हैं कि जेनी रिचेस्ट मैन की बेटी है।
वहीं दूसरी तरफ फू यानिंग लिनशू को ढूंढता है पर उसे नहीं मिलती। वो असिस्टेंट से कहता है जरूर वो बिंगतियन गई होगी क्योंकि वहाँ बिंगतियन फैमिली का क्वार्टर है, और फू यानिंग जाने के लिए निकल जाता है। तभी रिचेस्ट मैन बिंगतियन वापस आते हैं। सेकंड मास्टर उनसे मिलने आते हैं और बात करते करते उन्हें किसी भारी चीज से सिर पर मार देते हैं, जिससे रिचेस्ट मैन बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसके बाद वहाँ लिनशू आती है और अपने पापा को हॉस्पिटल ले जाती है और असिस्टेंट से कहती है पता करो ये सब किसने किया है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है ये सब उनके अंकल यानी सेकंड मास्टर ने किया है। इसके बाद सेकंड मास्टर कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेजकर उन्हें किडनैप करवा लेते हैं और एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो रिचेस्ट मैन की बेटी जेनी को सबसे मिलवाने वाला होता है और खुद को हेड ऑफ बिंगतियन बता रहा होता है। वहीं फू यानिंग भी वहां पहुंच जाता है और लिनशू को ढूंढने लगता है। तभी सेकंड मास्टर अनाउंसमेंट करने ही वाला होता है कि वहां लिनशू आ जाती है। उसे देखकर सेकंड मास्टर कहता है कैसे लोग हैं, एक लड़की तक संभाली नहीं गई। लिनशू स्टेज पर जाकर कहती है मैं हूँ बिंगतियन के सबसे रिच आदमी की बेटी, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि पिछले 3 सालों से सारी पार्टीज जेनी ही उसके नाम पर अटेंड कर रही थी, इसलिए कोई नहीं मानता। तभी फू यानिंग लिनशू के पास जाता है और कहता है चलो यहाँ से, ये बिंगतियन है, लॉन्गचुआन नहीं, यहाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पर लिनशू कहती है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। तभी सब लोग लिनशू को मारने के लिए आगे आने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तब फू यानिंग कहता है ये फू फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, कोई इनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। और तभी वहाँ मिस्टर लिन रिचेस्ट मैन इन बिंगतियन आते हैं। लिनशू उनके पास जा रही होती है कि एक आदमी उसे धक्का दे देता है और खुद मिस्टर लिन के पास जाकर उनके सामने झुक जाता है, पर मिस्टर लिन उसे हटाते हैं और कहते हैं लिनशू ही मेरी बेटी है और मेरा खून है, मेरे भाई ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद फू यानिंग को विश्वास हो जाता है और उसे लगता है कि लिनशू सच कह रही थी। उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। इसके बाद लिनशू फू यानिंग को अपने पिता से मिलवाती है और पार्टी शुरू हो जाती है। लिनशू फू यानिंग को खींच कर ले जाती है, पर फू यानिंग कहता है कोई देख लेगा क्या कर रही हो। लिनशू कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, कोई क्यों कुछ कहेगा। और हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों आज की हमारी स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आते रहें। और ठंडी शुरू हो गई है तो अपना ख्याल रखिए वरना आपको सर्दी हो जाएगी। थैंक यू।